का अध्याय 4 जिसका नाम है प्रतिरक्षा और समूह। इस पाठ में हम हमारे शरीर से संबंधित दो बिंदुओं का मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। पहला मुख्य बिंदु है प्रतिरक्षा जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, और दूसरा बिंदु है रक्त समूह जिसे हम ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसे कहते हैं कि दैनिक जीवन में हमारा शरीर कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों जैसे कि रोगाणु, विषाणु, कीटाणु आदि के संपर्क में आता है, लेकिन फिर भी हमारा शरीर आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता। इसका एक प्रमुख कारण है हमारे शरीर में इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है जो उन रोगाणुओं से लड़कर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। इस क्षमता को ही हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा कहते हैं। शरीर में पाए जाने वाली वह क्षमता जिससे हमारा शरीर रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम होता है, उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा कहते हैं। इस रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा के अंतर्गत जो भी क्रियाएं होती हैं और हमारे शरीर में जिस तंत्र के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, उनके अध्ययन को हम प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान। यह जो प्रतिरक्षा है वो हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है, और ये कोशिकाएं हमारे शरीर में रक्त, यकृत, अस्थि मज्जा आदि कोशिकाओं में उपस्थित होती है, सक्रिय होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है। प्रतिरक्षा के प्रकार। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। पहली है स्वाभाविक प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा नाम से स्पष्ट है कि जो व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक रूप से हो उसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके अलावा इसे हम जो है वो सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा को सामान्य प्रतिरक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रतिरक्षा जो हो हमारे शरीर में चाहे किसी भी प्रकार के रोगाणु प्रविष्ट करें सबके प्रति समान रूप से क्रिया करती है। यानी कि कोई विशेष प्रकार के रोगाणु के लिए विशेष प्रकार से क्रिया नहीं करती, चाहे किसी भी प्रकार के जो सूक्ष्म जीव रोगाणु, विषाणु आदि जो भी शरीर में प्रवेश करते हैं उन सब के प्रति सामान्य रूप से क्रिया करती है। इसीलिए इसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा या सामान्य प्रतिरक्षा कहते हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा सभी प्रकार के
रोगाणुओं को हम प्रतिजन भी कहते हैं। आगे इस अध्याय में कई बार शब्द आएगा प्रतिजन रोगाणुओं को कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो प्रतिजन को हम एंटीजन कहते हैं। सभी प्रकार के रोगाणुओं के प्रति समान रूप से प्रतिक्रिया करती है, इसलिए इसे सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य प्रतिरक्षा किस रूप में हमारे शरीर में हो सकती है। तो इसके कई कारक हैं। जिनमें पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक जैसे कि हमारे नासा क्षेत्र, इसके अलावा हमारे शरीर पर पाए जाने वाले रोग, सूक्ष्म जीव तो होते हैं कोशिकाएं, उनके शरीर में पाए जाने वाले पक्षमार, कसाव आदि जो हैं वो शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश को रोकते हैं। वो सब किसमें आते हैं? भौतिक कारक। नासा क्षेत्र, त्वचा आदि सब जो है वो भौतिक कारकों में आते हैं जो हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश को रोकती है और हमारे शरीर की रोग सुरक्षा करती है। दूसरा कारक है रासायनिक कारक। रासायनिक कारकों में हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है उसका एक अंग है अमाशय। उस अमाशय में एक्सेल नामक अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन के साथ आने वाले हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इस प्रकार वो हमारे शरीर की रोगाणु से रक्षा करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो त्वचा पर पाए जाने वाले जो रासायनिक जो द्रव्य पदार्थ हैं, इसके अलावा श्लेष मुक्तला आदि भी हमारे शरीर की रोगाणु से सुरक्षा करती है। तो रासायनिक कारकों में है अमाशय में पाए जाने वाला HCl अम्ल। इसके अलावा पसीना जो भी हमारे शरीर से रोगाणु को जब वो दूध या रोगाणु से जब वो बचाने का कार्य करते हैं। तीसरा कारक है कोशिकीय कारक। कोशिकीय कारकों में देखें तो हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की भक्षाणु कोशिकाएं नाम से स्पष्ट है। भक्षण का अर्थ होता है किसी वस्तु का भक्षण करना, और यहाँ पर ये कोशिकाएं जो है वो रोगाणुओं का भक्षण करती है, इसलिए इनको भक्षाणु कोशिकाएं कहते हैं। जैसे इनके कुछ उदाहरण हैं मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स। इनके बारे में आगे कक्षा में विस्तार से दिया जाएगा। यहाँ पर आपको इतना बताया जा रहा है कि मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स ये विशेष प्रकार के शरीर में पाए जाने वाली भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में कोई रोग के रोगाणु को प्रवेश करते हैं तो उन रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स वो कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करती है। एंटीबॉडीज को हिंदी में कहें तो प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी क्या करते हैं? प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु जिनको कि प्रतिजन कहा जाता है। प्रतिजन किसे कहते हैं? रोगाणुओं को। उन रोगाणुओं को नष्ट करने वाले प्रतिरक्षी कौन बनाती है? लिम्फोसाइट्स। इसके अलावा और भी उदाहरण है प्राकृतिक
मार्ग कोशिका, इसको नेचुरल किलर सेल भी कहते हैं, नेचुरल किलर सेल। जैसे कि शरीर में जो कैंसर से ग्रसित कोशिकाएं होती हैं उनको हटाने और नष्ट करने का काम प्राकृतिक मार्ग कोशिकाएं करती है, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर लगातार जो है वो नशीले पदार्थों का सेवन भी करता है फिर भी उसे कैंसर नहीं होता, कारण कि उसके शरीर में कैंसर जनित कोशिकाओं को प्राकृतिक मारक कोशिकाएं स्वतः ही नष्ट कर देती है। इस प्रकार से ये तीनों कारक, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और कोशिकीय कारक, ये तीनों में जो है शरीर में जो वो रोगाणु प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है और तीनों ही प्रकार के कारक इसमें आते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा। अब है दूसरा प्रकार उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित नाम से स्पष्ट है कि जो ग्रहण की जाने वाली प्रतिरक्षा है, इसे एडेप्टिव या विशिष्ट जो है वो प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है वो सभी प्रकार के रोगाणुओं के प्रति समान रूप से क्रिया करती है, लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है कि जब भी कोई बाहरी रोगाणु या प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है तो उसके लिए विशेष प्रकार के प्रतिरक्षाओं का निर्माण होता है। यानी स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा थी पहले जो हमने पढ़ा था उसमें इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं थी। इस प्रकार उपार्जित प्रतिरक्षा, इसमें प्रतिरक्षी यानी अंग्रेजी में बोले तो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा में जब भी कोई बाहरी प्रतिजन, जिसे हम रोगाणु कहते हैं, शरीर में प्रवेश करता है तो विशेष प्रकार के प्रतिरक्षों का निर्माण होता है और वो विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी उन प्रतिजनों के साथ क्रिया करते हैं और उनको निष्क्रिय करने का कार्य करते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा में है कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा विधि में प्रतिरक्षियों एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। ये प्रतिरक्षी कब बनते हैं? जब हमारे शरीर में कोई विशेष प्रकार के रोगाणु जिन्हें कि हम प्रतिजन कहते हैं वो प्रवेश करते हैं तो प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है और ये प्रतिरक्षी फिर उन प्रतिजनों के साथ क्रिया करके उनको निष्क्रिय करने का कार्य करते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है। पहली है सक्रिय प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा में जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें जब भी कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में स्वतः ही प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाता है, अर्थात हमारे शरीर में अपने आप प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। शरीर में स्वतः ही प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। द्वारा तात्पर्य कि प्रतिरक्षी कब बनेंगे? जब कोई शरीर में हमारे प्रतिजन अर्थात रोगाणु प्रवेश करेंगे। प्रतिजन रोगाणु एक ही है, प्रतिजन को हम एंटीजन कहते हैं अंग्रेजी में और प्रतिरक्षी जो हमको अंग्रेजी में एंटीबॉडी कहते हैं। उपार्जित में क्या था कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा विधि में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, जबकि स्वाभाविक में ऐसा नहीं था। उपार्जित का पहला जो प्रकार था सक्रिय प्रतिरक्षा, उसमें शरीर में स्वतः ही प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है तब जब कोई शरीर में प्रतिजन प्रवेश करता है। दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यह भी एक प्रकार है उपार्जित प्रतिरक्षा का। सक्रिय में तो जब भी कोई रोगाणु या प्रतिजन शरीर में प्रवेश करेगा तो स्वतः ही प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा। निष्क्रिय में शरीर अपने आप प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं करता, इसमें शरीर से बाहर से ही प्रतिरक्षियों का टीके के रूप में
जो प्रवेश कराया जाता है उसके बाद में जो प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। शरीर में बाहर से टिक्कों आदि के माध्यम से प्रतिरक्षियों का प्रवेश जैसे कि टिटनेस का टीका जो लगाया जाता है, उस टिटनेस के टीके के लगाने से शरीर में टिटनेस रोग के लिए जो रोगकारक प्रतिजन यानी रोगाणु होते हैं वो जब भी शरीर में प्रवेश करेंगे तो टिटनेस के टीके लगाने से जो प्रतिरक्षी शरीर में उपस्थित हैं वो तुरंत सक्रिय हो जाएंगे और उन टिटनेस रोग के जो रोगाणु हैं उनको निष्क्रिय कर देंगे। तो दोनों है तो पारस्परिक प्रतिरक्षा, लेकिन सक्रिय प्रतिरक्षा में तो जब भी कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो शरीर में स्वतः ही प्रतिरक्षियों का निर्माण हो जाएगा और वो प्रतिरक्षी प्रतिजनों को निष्क्रिय कर देंगे। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है उसमें बाहर से टीके वैक्सीन आदि के माध्यम से प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं और वो प्रतिरक्षी कब सक्रिय होते हैं जब उन प्रतिरक्षियों के ये विशिष्ट प्रकार के जो रोगाणु हैं वो शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे कि टिटनेस है, डिप्थीरिया है आदि जो है वो रोगों के टीके। जब भी टिटनेस रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करेंगे तो टिटनेस के टीके से जो प्रवेश कराए गए हैं प्रतिरक्षी वो सक्रिय हो जाएंगे और रोगाणु को निष्क्रिय कर देंगे।